मुंबई के एक मिडिल क्लास शर्मा परिवार में उनकी बहू प्रिया, जो 1 साल पहले इस घर में शादी करके आई थी, वो हर दिन मेहनत और लगन से घर को संभालती थी। मगर कहते हैं ना कि सास को बहू का कभी कोई काम नहीं दिखता, दिखती है तो बस उसकी कमियां। रोहित, देखो तुम्हारी बीवी ने फिर से चाय का बर्तन जला दिया। अरे इसे कुछ आता भी है या नहीं? और फिर साबुन भी कितना बर्बाद करती है बर्तन धोने में। सॉरी माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। क्या करूं मैं सॉरी का? और खाने में इतना तेल नमक कौन डालता है? कितना बर्बाद करेगी हम लोगों को। माँ ऐसे क्यों बोल रही हैं? अब तुम मुझे सिखाओगे कि मैं कैसे बोलूं? सुधा, इतना क्यों चिल्ला रही हो? सही तो बना है खाना। हाँ हाँ, सबको ये बहुत अच्छी लगती है, बस मैं ही तो बुरी हूँ। सुधा देवी को लगता था कि प्रिया सिर्फ उनके पैसे के लिए शादी करके घर आई है, इसीलिए वो हर दिन कोई न कोई नई परेशानी खड़ी करती रहती थी, और पैसे की बात आते ही वो और भी सख्त हो जाती थी। रीता, ये लड़की तो बिल्कुल कामचोर है, सारा दिन एसी में पड़ी रहती है महारानी बनकर। बिजली का बिल कितना आएगा अगर यूं ही एसी चलाती रहेगी तो, इसे समझ नहीं आ रहा। प्रिया पूरे घर की सफाई करके ही थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठी ही थी कि तभी, अरे वहां क्यों बैठी है? और ये एसी क्यों चला रखा है? बिजली का बिल क्या तुम्हारे मायके वाले भरेंगे? जाकर रसोई साफ कर। माँ जी, मैंने अभी साफ की है, और एसी तो जस्ट मैंने अभी ऑन किया है। मुझसे बहस मत कर, और हाँ, टीवी जरा कम चलाया कर, बिजली बर्बाद होती है। प्रिया दुखी मन के साथ चुपचाप वहां से उठ के काम करने चली जाती है। शर्मा जी, इन आजकल की लड़कियों को कुछ नहीं आता, बस शादी करके खाने आ जाती है, पैसे का कोई हिसाब नहीं, बस खर्च करना जानती हैं। लेकिन सुधा, मैं तो देखती हूँ प्रिया बहुत मेहनती है और बहुत समझदारी से खर्च भी करती है। आप क्या जानेंगे, ये सब दिखावा है, पैसा तो मेरा जाता है हर महीने। पूरे दिन तक तमाशा देखकर शाम को रोहित और उसके पिता कृष्णा प्रिया को प्यार से समझाते हैं। प्रिया, तुम परेशान मत हो, माँ का मिजाज ऐसा ही है। जी रोहित, मैं कितनी भी कोशिश करूं, माँ जी को मैं अच्छी नहीं लगती, वो हमेशा पैसे की बात करती रहती हैं। प्रिया, परेशान ना हो बेटा, तुम्हारी माँ का गुस्सा थोड़ा तेज है। प्रिया, मैं माँ से बात करूंगा। रोहित और कृष्णा सुधा देवी के पास जाते हैं। माँ, आप प्रिया के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करती हैं? सुधा, प्रिया अच्छी लड़की है, वो इस घर की बहू है, कोई नौकर नहीं है। अरे वाह, तुम दोनों मेरे खिलाफ हो गए। उसके आने के बाद से तुम लोग मुझे ही गलत समझते हो, और फिर घर का खर्च बढ़ता ही जा रहा है। सब तो मुझे ही मैनेज करना होता है ना। माँ, बात ये नहीं है, आप उसे मौका तो दीजिए। मौका? 1 साल से मौका दे रही हूँ, लेकिन ये बदलेगी नहीं, पैसे की कदर है ही नहीं इसे। बेटे और पति की बातें सुधा देवी के दिल पर लगती हैं, और उसे ये गलत फहमी हो जाती है कि प्रिया मेरे पति और बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही है। फिर होना क्या था, अगले दिन सुधा देवी और भी सख्त हो जाती हैं। सुन, आज मेरी बहन रीता आ रही है, उसके लिए खास खाना बनाना, और हाँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा सामान मत खरीदना बाजार से, ठीक है? पैसे बर्बाद मत करना। जी माँ जी। प्रिया पूरे दिन रसोई में खाना बनाती है और घर के सारे काम निपटाती है। आराम करने का उसे टाइम तक नहीं मिलता। जाकर रीता के लिए चाय ले आ, और कुछ नाश्ता भी ले आना, लेकिन ज्यादा चीनी मत डालना, महंगी है। प्रिया चाय के साथ टेस्टी नाश्ता भी लेकर आती है। अरे सुधा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ हाँ ठीक है। अपनी तारीफ सुन के प्रिया मन ही मन काफी खुश होती है, लेकिन अगली सुबह कुछ अलग थी। उसने सुधा देवी की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। जब सब सो के उठे तो उन्हें कुछ अजीब सी गंध आई। ये गंध कैसी आ रही है? ये तो लग रहा है सिलेंडर लीक हो रहा है। प्रिया तुरंत गैस बंद करती है, घर की सारी खिड़कियां खोल देती है। जल्दी सब लोग बाहर जाइए। अरे अब क्या नाटक कर रही है? माँ जी, गैस लीक हो रही है, घर में कोई भी स्विच मत दबाइएगा। बकवास बंद कर और काम कर। तभी सुधा देवी पंखा चलाने के लिए स्विच की तरफ बढ़ती हैं। नहीं माँ जी, ये बहुत खतरनाक है, धमाका हो सकता है। प्रिया तुरंत गैस एजेंसी को फोन करती है और सबको बाहर ले जाती है। प्रिया, प्रिया क्या हुआ? गैस लीक हो रही थी, अगर माँ जी ने पंखा चला दिया होता ना तो। अरे भगवान, बच गए। गैस एजेंसी का आदमी आकर सिलेंडर ठीक करता है। मैडम, आपने बिल्कुल सही किया, अगर कोई स्पार्क हो जाता तो बहुत बड़ा धमाका हो जाता।
वहीं कोने में सुधा देवी का चेहरा डर और शर्म से भरा हुआ था। उस दिन के बाद सुधा देवी को एहसास हुआ कि वो कितनी गलत थी। प्रिया बेटा, मैं तुम्हारे साथ कितना गलत कर रही थी। हमेशा पैसे पैसे की बात करती थी। माँ जी, कोई बात नहीं। नहीं बेटा, बहुत गलत किया मैंने। मुझे डर था कि तू रोहित को मुझसे दूर कर देगी और मैं सोचती थी कि तू सिर्फ पैसों के लिए आई है, लेकिन मैं आज समझी तू तो इस घर की रक्षक है। तूने हमारी जान बचाई है और मैं तुझे पैसे की चोर समझती थी। माँ, मैंने हमेशा कहा था प्रिया कितनी अच्छी है। सुधा, अब तो मान जाओ, प्रिया सच में हमारी बेटी है। माँ जी, आप मेरी माँ हैं। मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगी और घर का खर्चा भी संभाल के करूंगी। अगली सुबह सुधा देवी प्रिया के साथ रसोई में काम करते हुए दिखाई देती हैं और इस तरह शर्मा परिवार में सिर्फ खुशियां आती हैं। सुधा देवी ने समझा कि रिश्ते प्रेम और समझदारी से बनते हैं, पैसों से नहीं। प्रिया बेटा, तुम मुझे भी सिखा दे ये गैस सेफ्टी के बारे में, और मैं तुझसे ना माफी मांगती हूँ अपने कंजूस स्वभाव के लिए। आपकी कंजूसी भी गलत नहीं थी माँ जी। वैसे भी घर चलाना मुश्किल है, पैसे का हिसाब भी जरूरी है ना। प्रिया की समझदारी ने न सिर्फ घर बचाया बल्कि पूरे परिवार को जोड़ दिया। सुधा देवी की कंजूसी भी प्रिया की वजह से प्रेम में बदल गई, क्योंकि सच्चा प्रेम धैर्य और समझदारी से हर दिल जीत सकता है। और कभी कभी एक छोटी सी दुर्घटना हमें जिंदगी के सबसे बड़े सबक सिखा देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता की असली परिभाषा क्या है? BMW गाड़ी या माँ का हाथ का खाना, AC फ्लैट या खुले आसमान तले सोना? आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है। अर्जुन बेटा, देखिए धान के पौधे कितने प्यार से लहला रहे हैं। ये मिट्टी नहीं, सोना है सोना। आज तुम भी थोड़ा मेरा हाथ बटा। बाबूजी, आप भी ना। आज के जमाने में कौन खेती करता है? मेरे दोस्त विकास ने कहा है कि शहर में आराम से 50,000 की नौकरी मिल जाएगी। बेटा, शहर में अकेले कैसे रहेगा? तेरे खाने पीने का कौन ध्यान रखेगा? माँ, वो सिटी है, वहां हर जगह लाइट ही लाइट है, और खाने के लिए 100 से अधिक होटल्स कहीं भी खा लूंगा। इस गांव में तो ना कोई मॉल है ना कोई सिनेमा, बस दिन भर खेत खलियान। ठीक है बेटा, तुझे जैसा लगे सही है, मैं नहीं रोकूंगी तुझे। अर्जुन ने अपना सामान बांधा और शहर की ओर निकल पड़ा। पूजा की आंखों में आंसू थे। अर्जुन, मुझे डर लग रहा है। क्या तुम हमें भूल तो नहीं जाओगे ना? पागल, भला अपने लोगों को कैसे कोई भूल सकता है? जल्दी तो मैं भी ले जाऊंगा। यार अर्जुन, वेलकम टू मुंबई। यहाँ है असली जिंदगी, हॉल मॉल और यहाँ की नाइट लाइफ और भी बहुत कुछ। बस पैसा फेंक, तमाशा देख यहाँ का। लेकिन शहर की असलियत कुछ और ही थी। यार, विकास, ये कमरा तो बहुत छोटा है और किराया इतना ज्यादा। अरे यार, यहाँ की जिंदगी ही ऐसी है, लेकिन सब कुछ स्टाइल में मेरी जान। यही है सिटी की रंगीन लाइफ, देखना। दिन बीतते गए, अर्जुन को एहसास होने लगा कि शहर में इंसान सिर्फ एक नंबर है। अर्जुन, ये रिपोर्ट गलत है। तुम गांव वालों की कुछ आता भी है या नहीं? गांव वाले? यहाँ सब मुझे अजनबी की तरह देखते हैं। एक दिन अर्जुन बीमार पड़ गया। शहर में उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। काश माँ होती यहाँ। गांव में तो पूरा मोहल्ला पूछने आ जाता था। यहाँ मर भी जाओ तो भी किसी को फर्क नहीं। अब तो विकास भी पता नहीं क्यों बात नहीं कर रहा। तभी अर्जुन की कंपनी में छटनी हुई। अर्जुन, कंपनी का कॉस्ट कटिंग चल रहा है, आपकी सर्विस टर्मिनेट करनी पड़ रही है। सर प्लीज, मैंने कोई गलती नहीं की है। अर्जुन के पास अब ना पैसे थे ना सहारा। विकास भी मुंह मोड़ गया। यार, तू अनएम्प्लॉयड है अब। मैंने तुझे नौकरी दिलवाई थी। अब बार बार मैं सिफारिश नहीं करूंगा तेरी कहीं भी। मैं अपना रेपुटेशन रिस्क में नहीं डाल सकता। दोस्ती सिर्फ अच्छे वक्त के लिए थी। जब पैसा था तब तक का दिखावा, जैसे ही सब कुछ छूट गया, दोस्ती का असली रंग दिखा गया मुझे इस शहर में। तभी पूजा का फोन आया। अर्जुन, बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, वो तुम्हारा नाम लेकर रो रहे हैं। क्या? मैं अभी आ रहा हूं। और हाँ अर्जुन, इस साल बारिश न होने से ना फसल खराब हो गई है। गांव वाले बहुत परेशान हैं। अर्जुन को लगा जैसे उसकी जड़ें हिल गई हों। जब अर्जुन गांव पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसका दिल भर आया। अरे अर्जुन बेटा, आ गया तू। तेरे बाबूजी तुझे याद कितना करते थे। अर्जुन बेटा,
तू आ गया। अरे मैंने तेरे लिए तेरे खेत को संभाल कर रखा है। बाबूजी, मैं कितना गलत था, मैंने आपको इस मिट्टी को छोड़ दिया। बेटा, घर वापस आ जा, शहर में अकेले कैसे रह रहा था। तभी रामू काका ने एक चौंकाने वाली बात कही। अर्जुन, तुझे पता है तेरे जाने के बाद बाबूजी ने क्या किया? क्या किया काका? उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की। अब हमारी गांव की फसल शहर के बड़े होटल्स में जाती है। तेरे बाबूजी ने कहा था, अर्जुन को लगता है गांव में कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ सब कुछ है। क्या मतलब? बेटा, मैंने तेरे नाम 15 लाख रुपए बैंक में जमा किए हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग से कमाए हैं। अर्जुन को समझ आ गया कि वो सोने की तलाश में कंकड़ के पीछे भाग रहा था। बाबूजी, मैं वापस नहीं जाऊंगा, यहीं रहकर खेती करूंगा। सच में अर्जुन? हाँ पूजा, शहर में मैं अकेला था, यहाँ मेरा पूरा गांव मेरा परिवार है। वहां पैसा था लेकिन प्यार नहीं, यहाँ प्यार है तो पैसा भी आ जाएगा। अर्जुन ने अपने बाबूजी के साथ मिलकर ऑर्गेनिक फार्मिंग को और भी बढ़ाया और गांव के लड़कों को भी शहर में भटकने की बजाय ऑर्गेनिक फार्मिंग से जोड़ा। साथ ही खेती को डिजिटल क्रांति से भी जोड़ दिया। बाबूजी, आपने सही कहा था, ये मिट्टी सच में सोना है। बेटा, सफलता वो नहीं जो दिखती है, बल्कि वो है जो दिल को शांति देती है। मिट्टी की खुशबू, यही है मेरी सबसे बड़ी दौलत। अर्जुन की कहानी सिखाती है कि हमारी जड़ें ही हमारी असली ताकत है। शहर की चकाचौंध पल भर की होती है, लेकिन अपनी मिट्टी का प्यार हमेशा के लिए है। अगर आप भी अपनी जड़ों को भूल गए हैं तो वापस लौट आइए, वहीं आपकी असली खुशी छिपी है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। कहते हैं ना कि बेटे घर के चिराग होते हैं, लेकिन क्या होता है जब ये चिराग ही अंधेरा कर दे। यह है सुमित्रा देवी की कहानी, एक ऐसी माँ जिसने अपना सब कुछ अपने बच्चों पर न्यौछावर कर दिया। पता नहीं आज राजेश आएगा कि नहीं। कल कहा था आऊंगा माँ, लेकिन। नमस्ते मम्मी। अरे अंजलि बेटी, आजा आजा। रोहन कैसा है मेरा राजा? नानी, मैं ठीक हूँ, आपको देखने का बहुत मन कर रहा था। अंजलि की आंखों में अपनी माँ के लिए प्रेम था, लेकिन चेहरे पर चिंता की लकीरें भी थीं। वो जानती थी कि उसके भाई अपनी माँ को भूल गए हैं। मम्मी, राजेश भैया और संजय भैया कब आए थे आखिरी बार? 2 महीने हो गए बेटी। राजेश को फोन करती हूँ तो कहता है बिजनेस, संजय कहता है प्रोजेक्ट चल रहा है। ये सुनकर अंजलि का दिल टूट गया। जिस माँ ने अपने बेटों के लिए दिन रात एक किया था, आज वही बेटे उसे अकेला छोड़ गए थे। हेलो भैया, मैं अंजलि बोल रही हूँ। हाँ बोल, क्या बात है? मैं मीटिंग में हूँ। भैया, मम्मी को देखने कब आओगे आप? वो बहुत परेशान हैं। देख अंजलि, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी ही आता हूँ। लेकिन भैया वो अकेली हैं। तो क्या करूँ? तो ही संभाल लेना, मुझे काम करने दे। राजेश को ये नहीं पता था कि पैसा कमाते कमाते वो अपनी माँ को खो रहा है। उसकी आंखों पर लालच का पर्दा इतना मोटा था कि माँ का प्यार दिखाई ही नहीं दे रहा था। संजय भैया। अरे अंजलि, आजा, क्या बात है? भैया, मम्मी के बारे में बात करनी है। क्या हुआ मम्मी को? भैया वो अकेली हैं, आप दोनों भाई कभी मिलने नहीं जाते। अरे यार, वो तो प्रेजेंट डेडलाइन है ना, बाद में चला जाऊंगा। भैया, बाद में कब तक? मम्मी का दिल टूट रहा है। देख अंजलि, हम सबकी अपनी जिंदगी है, मम्मी को समझना चाहिए, तो क्यों इतनी परेशान होती है? संजय भी अपने काम में इतना खो गया था कि उसे अपनी माँ की तकलीफ दिखाई ही नहीं दे रही थी। दोनों बेटे अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। ममता की मूर्ति सुमित्रा का शरीर जवाब देने लगा था। दुख और अकेलेपन ने उन्हें तोड़ दिया था। अचानक सुमित्रा को चक्कर आता है, वो गिर जाती है। मैडम, आपकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, हार्ट अटैक आया है, तनाव और अकेलेपन की वजह से। डॉक्टर साहब, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? जल्दी ऑपरेशन करना होगा और बहुत केयर की जरूरत होगी। भैया, मम्मी अस्पताल में है, हार्ट अटैक आया है। क्या? अभी आता हूँ। अब जाकर राजेश की आंखें खुली, लेकिन क्या अब भी वक्त था? अंजलि, मम्मी कैसी हैं? अब याद आई है मम्मी, जब मैंने कहा था तब क्यों नहीं सुनी? यार, हमें नहीं पता था कि। नहीं पता था या जानना ही नहीं चाहते थे? ऑपरेशन सक्सेसफुल है, लेकिन मरीज को बहुत केयर चाहिए।
घर ले जा सकते हैं, लेकिन 24 घंटे निगरानी। अब सवाल ये था कि सुमित्रा देवी की देखभाल कौन करेगा। बेटे अपनी व्यस्त जिंदगी में वापस जाना चाहते थे। सुनो, मम्मी जी को यहाँ लेकर आने की जरूरत नहीं है, अंजलि संभाल लेगी। लेकिन प्रिया। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है बुजुर्गों की सेवा करने का, बच्चों को भी डिस्टर्ब होगा। ठीक है, अंजलि को बोल देता हूँ। पत्नी के दबाव में आके दोनों भाइयों ने अपनी मां की जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने का फैसला कर लिया। मम्मी, अब आप मेरे ही साथ रहेंगी। बेटे, 6 महीने बीत गए थे। अंजलि दिन रात अपनी मां की सेवा कर रही थी। स्कूल की नौकरी भी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन दोनों बेटे अभी भी अपनी दुनिया में मस्त थे। अंजलि बेटी, मेरा टाइम आ गया है। नहीं मम्मी, ऐसा मत कहिए। तेरे जैसी बेटी हर माँ को मिले मेरी बच्ची। हो सके तो तेरे भाइयों को माफ कर देना। मम्मी, आप ठीक हो जाओगी मम्मी। सुमित्रा देवी ने अपनी बेटी की गोद में आखिरी सांस ली। जिन बेटों के सपने देखकर वो जिंदगी भर जीती रही, वो उनकी अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुए। समाज के सामने दोनों बेटों की कलई खुल गई थी। मां के अंतिम संस्कार का अधिकार भी उन्होंने खो दिया था। दोनों भाइयों के पास कोर्ट की तरफ से नोटिस आता है, जिसमें उसकी मम्मी के नाम पर एक वसीयत होती है, जहां सुमित्रा देवी ने अपनी पूरी संपत्ति अंजलि के नाम कर दी होती है। ये गलत है, हम कोर्ट जाएंगे। आप जा सकते हैं, लेकिन वसीयत बिल्कुल कानूनी है। और एक बात, घर के पेपर्स में भी अंजलि का नाम है। सुमित्रा जी ने 6 महीने पहले ही ट्रांसफर करवा लिया था, और एक पत्र आप लोगों के लिए छोड़ गई हैं। मेरे प्यारे बेटो, ये जो अंजलि तुम्हारी बहन लगती है, वो दरअसल तुम्हारी सगी बहन नहीं है। अंजलि को मैंने 10 साल की उम्र में गोद लिया था, फिर भी उसने मुझसे इतना प्यार किया जितना तुम सगे बेटों ने नहीं किया। मुझे संपत्ति नहीं चाहिए भैया, मम्मी को आप दोनों का प्यार और साथ चाहिए था, जो आप नहीं दे सके। यार, हमने कितनी बड़ी गलती की है। भाई, अब कुछ नहीं हो सकता, अंजलि सही कह रही है। ये था कर्म का न्याय। सुमित्रा देवी ने अपनी जिंदगी में ही ये फैसला कर लिया था कि उनकी मेहनत की कमाई का हकदार कौन है। वही अंजलि ने साबित कर दिया कि बेटी भी बेटे से कम नहीं होती। राजू एक मेहनती युवक है जो अपनी बहन सुमन के साथ शहर के बाहरी इलाके में रहता है। उसके पिता की मृत्यु के बाद परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। वो हर दिन सुबह 4 बजे उठकर अपनी साइकिल पर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े लेकर शहर की ओर निकल जाता है। आज जरूर अच्छी कमाई होगी। सुमन के कॉलेज की फीस भी भरनी है और घर का किराया भी देना है। राजू शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर पहुंचकर अपनी साइकिल से बर्फ के टुकड़े उतारता है और अपना छोटा सा ठेला तैयार करता है। वो अपनी विशेष सिरप की शीशियां निकालता है। ये रही मेरी खास सिरप, मास्टर जी के नुस्खे से बनाई हुई। राजू के ठेले पर हमेशा भीड़ लगी रहती है। उसकी चुस्की का स्वाद दूसरों से अलग है। तभी वहां एक लड़की अपने हाथ में कैमरा लिए पहुंचती है। हाय, मुझे ना एक काला खट्टा देना भैया। बिल्कुल, आप यहाँ पहली बार आई हैं? हाँ, मैं ना फूड ब्लॉगर हूँ। मेरे फॉलोअर्स ने बताया कि आपकी चुस्की शहर में सबसे अच्छी है, तो बस मैं एक्साइटेड थी। राजू बड़े ध्यान से बर्फ के टुकड़े को काटकर उस पर काला खट्टा सिरप डालता है। वाह, ये तो वाकई टेस्टी है। क्या बताएंगे इस टेस्ट का राज क्या है? ये मेरे गुरु मास्टर जी का नुस्खा है। वो कहते हैं कि प्यार से बनाई गई हर चीज स्वादिष्ट होती है। क्या मैं आपके बारे में अपने ब्लॉग पर लिख सकती हूँ? अब मैं ना आपका एक वीडियो भी बनाऊंगी। राजू हैरान रह जाता है, पर अनीता उसका वीडियो बनाने लगती है। अगले ही दिन उसका वीडियो वायरल हो जाता है और लोग दूर दूर से राजू की चुस्की खाने आने लगते हैं। पास ही खड़ा हरीश, वो भी एक चुस्की विक्रेता है, और राजू की सफलता देखकर जलन उसके चेहरे पर साफ झलकती है। वो अपने नौकर मोनू को बुलाता है। राजू की वजह से मेरा व्यापार चौपट हो रहा है, उसकी चुस्की को चौपट करना होगा। मैं कुछ सोचता हूँ मालिक। अगले दिन जब राजू थोड़ी देर के लिए अपने ठेले से हटता है, मोनू चुपके से आकर राजू के सिरप में कुछ मिला देता है। उस दिन कई ग्राहक राजू की चुस्की खाने के बाद बीमार पड़ जाते हैं। अरे, अब मेरा पेट, ये चुस्की में कुछ गड़बड़ है। अरे भाई, मेरा पेट, ये चुस्की में कुछ तो गड़बड़ है भाई। अरे मुझे भी उल्टी जैसा लग रहा है।
राजू हैरान और परेशान होता है। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ। तभी मोनू वहां पहुंचता है। अरे राजू भाई, लगता है आपकी सिरप खराब हो गई है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो आज सुबह ही ताजा सिरप बनाया था। जल्द ही पूरे इलाके में खबर फैल जाती है कि राजू की चुस्की से लोग बीमार पड़ रहे हैं। उसके ग्राहक कम होने लगते हैं। देखा, अब पता चलेगा इसे कि व्यापार कैसे चलता है। परिस्थिति से निराश होकर राजू मास्टर जी के पास जाता है। मास्टर जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हुआ। मैंने तो हमेशा की तरह सावधानी से सिरप बनाया था। राजू, कभी कभी मुसीबतें हमारे जीवन में इसलिए आती हैं ताकि हम उनसे कुछ सीख सके। जांच करो, शायद किसी ने जानबूझकर ऐसा किया हो। इधर अनीता, जो राजू की एक सच्ची प्रशंसक बन चुकी है, उसके साथ खड़ी रहती है। राजू भैया, मैं आपको जानती हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपने फॉलोवर से बात करूंगी। अनीता अपने फॉलोवर से राजू के लिए समर्थन मांगती है। इस बीच एक बच्चा जो मोनू को राजू के सिरप में कुछ मिलाते हुए देख लेता है, वो राजू के पास आता है। राजू भैया, मैंने कल देखा था कि वो मोनू भैया ना आपके सिरप में कुछ डाल रहे थे। क्या तुमने ये देखा था? राजू तुरंत पुलिस के पास जाता है और अपनी कहानी बताता है। पुलिस मोनू को पकड़ लेती है, जो जल्द ही स्वीकार कर लेता है कि हरीश के कहने पर उसने सिरप में मिलावट की थी। हरीश और मोनू, तुम दोनों गिरफ्तार हो, दूसरों के व्यापार को नुकसान पहुंचाने और लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने के आरोप में। हरीश और मोनू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अनीता अपने ब्लॉग पर पूरी कहानी पोस्ट करती है, जिससे लोग फिर से उसकी चुस्की खाने आने लगते हैं। सोशल मीडिया पर राजू की कहानी वायरल हो गई। लोग उसकी चुस्की के दीवाने हो गए। साथ ही उसकी चुस्की की डिमांड अब देश भर से आने लगी, जिसके चलते धीरे धीरे राजू ने अपनी एक छोटी सी यूनिट शुरू की और चुस्की के फ्लेवर को पैकेजिंग में बदलकर देश भर में भेजना शुरू किया, जहां राजू अब एक ठेले वाले से बन गया अपनी ब्रांड का मालिक। 6 महीने में अलग अलग सिटी में 100 से ज्यादा आउटलेट्स खुले। हर आउटलेट पर राजू ने कम से कम एक गरीब बच्चे को नौकरी दी। कुछ सालों में राजू करोड़पति बन गया, लेकिन उसने ठेला नहीं छोड़ा। वो आज भी अपने उसी ठेले पर चुस्की बेचता है। चंदनपुर गांव में सुबह की धूप धीरे धीरे फैल रही थी। आज का दिन सामान्य नहीं था। पहली बार इस गांव का कोई लड़का फौज में भर्ती हुआ था। माँ, बिजली कब आएगी? बेटा, 3 दिन से बिल नहीं भरा। कल मजदूरी से पैसे आएंगे तो भरेंगे। अरे पढ़ाई वढ़ाई छोड़, खेत में जाकर काम कर। कब तक हमारी कमाई खाएगा? नहीं पापा, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। सरकारी स्कूल जहाँ राकेश पढ़ता, वहाँ की कंडीशन ठीक नहीं थी। तभी मास्टर जी आते हैं। राकेश, तुम्हारी फीस के पैसे कहाँ हैं? सर, अगले महीने दे दूंगा। अरे करीब कितने महीने से यही बात कर रहा है। रोहित, शर्म नहीं आती? राकेश पढ़ाई में सबसे आगे है। बेटा, मैं तुम्हारी फीस भर देता हूँ, लेकिन वादा करो मन लगा के पढ़ोगे। राकेश मास्टर जी को फीस के लिए शुक्रिया अदा करते हुए उनके साथ उनके घर चला गया, जहां मास्टर जी के घर की दीवार पर अलग अलग नौकरियों के पोस्टर लगे हैं। राकेश, तुम इंजीनियर बनना चाहते हो या डॉक्टर? सर, मैं तो बस इस गरीबी से निकलना चाहता हूँ, माँ को खुश देखना चाहता हूँ। देखो बेटा, ये भी एक रास्ता है, सम्मान भी मिलता है, पैसा भी। सर, लेकिन हमारे गांव से कभी कोई फौज में नहीं गया। तो तुम पहले बनो, रास्ता बनाने वाले हमेशा अकेले होते हैं। राकेश घर पहुंचा और अपने फौज में जाने की बात को रखता है। माँ, मैं फौज में जाना चाहता हूँ। फौज में? क्यों बेटा? अरे यहाँ खेत खलियान छोड़कर कहाँ भागेगा? पापा, मैं इस गरीबी में नहीं मरना चाहता, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। अगर तेरा दिल कहता है तो जा बेटा, मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ। अपनी मर्जी कर, लेकिन यहाँ वापस मत आना। गांव के चौराहे पर सारे लड़के इकट्ठे होकर राकेश के इस फैसले पर उसे समझाने में लग गए। यार राकेश, तू पागल हो गया है क्या? यहाँ मजे से रह और आराम की लाइफ जी यार। अरे यहाँ ताश खेल, सिगरेट पी, मस्ती कर, फौज में जाकर क्या करेगा? तुम लोग यहीं बैठकर अपनी जिंदगी बर्बाद करो, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। तू समझता है तू सबसे अच्छा है? नहीं, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकता हूं। राकेश उनके बीच से उठ के निकल गया, क्योंकि उन सब की बातें उसको बेबुनियाद लग रही थी। वहां से निकलकर वो अपने बचपन के प्यार पूजा से मिलने पहुंच गया।
राकेश, तुम सच में फौज में जाओगे? हाँ पूजा, मैं तुम्हें खुशियों से रखना चाहता हूँ, इस गरीबी में नहीं। मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए, पैसा नहीं। पूजा, अगर मैं कामयाब हुआ तो तुमसे शादी करूंगा, अगर हार गया तो। अगर हार गए तो भी तुम मेरे राकेश हो, मैं इंतजार करूंगी। घर की छत पर राकेश दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था। राकेश जानता था कि फौज में जाना आसान नहीं। उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से तैयार होना बेहद जरूरी था। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। अरे राकेश, क्या कर रहा है? चाचा जी, फौज की तैयारी कर रहा हूं। वाह बेटा, मेरा भाई भी फौज में था, कारगिल में शहीद हुआ था। सच में? आपने पहले क्यों नहीं बताया? कभी मौका नहीं मिला, लेकिन तू अच्छा कर रहा है। मुझे तुझ पर भरोसा और गर्व दोनों है मेरे बेटे। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब राकेश अपनी पहली परीक्षा देने जिला मुख्यालय पहुंच गया, जहां हॉल पूरा भीड़ से भरा था। सभी अभ्यर्थी ध्यान दें, यह सिर्फ परीक्षा नहीं, आपकी जिंदगी का इम्तिहान है। भगवान, मेरी मदद करना। यार, तू भी यहां तेरे जैसा गरीबी फौज में जाने का सपना देखता है? हाँ भाई, गरीबी कोई गुनाह नहीं है। एग्जाम खत्म होने के कुछ महीने बाद ही उसका नतीजा सामने आ गया, जहां राकेश को बहुत बड़ा झटका लगा। राकेश फिजिकल टेस्ट में फेल हो गया। मैं हार गया पूजा, शायद पापा सही कह रहे थे। राकेश, एक बार हारने से कुछ नहीं होता, कोशिश करते रहो। बेटा, तुम निराश न हो। अरे पहली बार में कौन पास होता है? पूजा और मास्टर जी से बात करने के बाद वो अपने घर की तरफ जाने के लिए उदास मन से निकल गया। जहां गांव के लड़के उसे ताने मार रहे थे, वो भारी मन से अपने घर पहुंचा। बेटा, उदास क्यों है बेटा? माँ, मैं फेल हो गया, शायद मैं काबिल नहीं हूँ। अरे पगले, मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा है, मैं जानती हूँ तू कितना ताकतवर है। लेकिन माँ, लोग ताने मारते हैं। लोग तो उसे ही ताने मारते हैं बेटा जो कुछ करने की कोशिश करता है। जो कुछ नहीं करता है ना, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। माँ के शब्दों ने राकेश को नई ताकत दी। वो पहले से भी ज्यादा अब कड़ी मेहनत करने लगा। वाह बेटा, यही तो जुनून चाहिए। चाचा जी, इस बार मैं जरूर निकलूंगा। बेटा, मैं तुझे अपने भाई का लॉकेट देता हूं, ये तेरे काम आएगा। राकेश की ये दूसरी परीक्षा थी, वही परीक्षा केंद्र, लेकिन इस बार राकेश पूरी तरह से तैयार है। राकेश कुमार, तुम दोबारा आए हो? जी सर, इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। अच्छी बात है, दिखाओ क्या है दम तुम में। इस बार राकेश ने सभी टेस्ट पास किए। उसकी मेहनत रंग लाई। राकेश का नाम लिस्ट में आ गया था। वो खुशी से उछलता हुआ अपनी माँ को तुरंत कॉल करता है। माँ, मैं सिलेक्ट हो गया, मैं फौजी बन गया। बेटा, तूने मेरा सर ऊंचा कर दिया बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। राकेश, मुझे पता था तुम कर सकते हो। राकेश, आज हमारे गांव का पहला लड़का फौज में जा रहा है। यार राकेश, माफ कर देना, हमने तुझे डिमोटिवेट किया था। कोई बात नहीं मनोज, तुम भी कोशिश करो। यार, अब मैं भी फौज में जाने की सोच रहा हूँ। फौज के एकेडमी में कड़ी ट्रेनिंग का दौर शुरू हो गया। राकेश, तुम्हारी बैकग्राउंड देखा है, गरीब घर से आए हो। जी सर, लेकिन अब मैं किसी से कम नहीं। अच्छी बात है, यहां सिर्फ मेहनत देखी जाती है, पैसा नहीं। राकेश की मेहनत देखकर सभी प्रभावित थे। वो बेस्ट कैडेट बना। राकेश ने अपनी पहली सैलरी घर पर भेजी। प्रिय माँ, ये मेरी पहली सैलरी है, अब आपको किसी की मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। राकेश को कहना मैंने गलत कहा था, मुझे माफ कर दे। राकेश की सफलता देखकर गांव के और भी लड़कों में जुनून जागा। यार, अब मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मुझे भी राकेश जैसा बनना है। अब तो हर साल हमारे गांव से कोई ना कोई फौज में जाएगा। राकेश छुट्टी लेकर यूनिफॉर्म में पूजा से मिलने जाता है और उससे शादी की बात करता है। पूजा मुस्कुराकर हाँ बोल देती है और घर वाले भी इस रिश्ते से खुश नजर आ रहे हैं। राकेश अपने घर से निकलकर अपने गांव के लोगों और बच्चों से मिलकर उनको आगे बढ़ने में मदद करता है। और इस तरह चंदनपुर गांव के गरीब लड़के राकेश ने सबको दिखाया कि हालात आपको नहीं, आप अपने हालात को बनाते हैं। आज उस गांव से हर साल फौज में लड़के जाते हैं। राकेश सिर्फ एक सैनिक नहीं, एक प्रेरणा बन गया। राजू एक गरीब युवक है जो अपनी बूढ़ी माँ के साथ शहर के एक छोटे से झोपड़े में रहता है।
वो हर रोज सुबह 5 बजे उठकर अपना मैंगो शेक का ठेला लेकर निकल जाता है। एक सुबह जब वो अपना ठेला लगा रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात गोपाल से होती है। अरे राजू, कितना कमाता है तू रोज। हमको लगता है तेरा धंधा अच्छा चल रहा है, क्यों? नहीं गोपाल भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस दिन भर में 300-400 रुपए कमा लेते हैं, जिससे माँ की दवाई और घर का खर्चा चल जाता है। अच्छा, मेरे पास एक प्रस्ताव है तेरे लिए। तू हमारे खेत पर काम कर ले, हम तुझे रोज के 500 रुपए देंगे। धन्यवाद गोपाल भाई, लेकिन हम अपना ही काम ठीक से कर लेते हैं। हमारे मैंगो शेक में कुछ खास है जो लोगों को पसंद आता है। अरे तू तो बड़ा अकड़ रहा है। याद रखना, इस इलाके में तेरा ठेला लगाने की इजाजत हमारी वजह से है। गोपाल वहाँ से गुस्से में चला जाता है। राजू अपने ठेले पर मैंगो काटने लगता है और अपना विशेष मैंगो शेक बनाने की तैयारी करता है। हमारे मैंगो शेक का राज हमारी माँ का दिया हुआ नुस्खा है। आम को पकाने का तरीका, उसमें दालचीनी और इलायची की सही मात्रा में मिलाना, ये तो हमारे मैंगो शेक की खासियत है। तभी वहाँ एक आलीशान कार रुकती है और उससे एक सुंदर महिला बाहर निकलती है। भैया, एक मैंगो शेक देना। जी बिल्कुल, अभी बनाता हूँ। आप पहली बार आई हैं यहाँ? हाँ, मेरी दोस्त ने बताया कि यहाँ का मैंगो शेक बहुत अच्छा है। राजू अपने विशेष तरीके से मैंगो शेक बनाता है और सारिका को देता है। वाह, ये तो वाकई में बहुत अच्छा है। इसमें कुछ अलग सा स्वाद है। क्या डालते हो इसमें? ये हमारी माँ का नुस्खा है, थोड़ी सी दालचीनी और इलायची का मिश्रण, बस। मेरा नाम सारिका है। मैं शहर में एक नया कैफे खोल रही हूँ। क्या तुम मेरे कैफे के लिए मैंगो शेक सप्लाई कर सकते हो? हम आपके कैफे के लिए? हाँ, ये मैंगो शेक मेरे कैफे के मेन्यू में ना एक खास आइटम बन सकता है। लेकिन मैडम, हम तो बस एक छोटा सा ठेला चलाते हैं, इतनी बड़ी सप्लाई कैसे कर पाएंगे? तुम अपना नंबर दो, हम बात करते हैं इस बारे में। राजू सारिका को अपना नंबर दे देता है। उस रात वो अपनी माँ से इस बारे में बात करता है। माँ, आज एक मैडम आई थी, वो अपने कैफे के लिए हमारा मैंगो शेक चाहती हैं। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारा ठेला छोड़कर दूसरे के लिए काम करना। नहीं माँ, वो हमारा मैंगो शेक अपने कैफे में बेचना चाहती हैं, हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ, लेकिन बेटा, हमारा नुस्खा तो हमारा राज है। अब किसी को भी दे दिया तो फिर हमारी खासियत क्या रहेगी बेटा? अगले दिन जब राजू अपना ठेला लगा रहा होता है, तभी गोपाल अपने 2 गुंडों के साथ वहां आता है। क्या बात है राजू, सुना है तेरा धंधा बढ़ने वाला है। आपको कैसे पता? इस इलाके में कुछ भी छिपता नहीं है हमसे। अब सुन, या तो तू हमें 5,000 रुपए महीना दे या फिर अपना ठेला यहाँ से हटा ले। लेकिन गोपाल भाई, इतने पैसे? अब तू बड़ा आदमी बनने जा रहा है तो खर्च भी बड़ा होगा ना। कल तक का वक्त है तेरे पास। गोपाल चला जाता है और राजू परेशान हो जाता है। उसी शाम सारिका उससे मिलने आती है। राजू, मैंने सब सोच लिया है। तुम अपना रेसिपी जो है ना वो हमें सिखा दो। हम तुम्हें हर महीने 15,000 रुपए देंगे और साथ ही तुम्हारे नाम से ही मैंगो शेक बेचेंगे। राजू का स्पेशल मैंगो शेक। लेकिन मैडम, ये रेसिपी हमारी माँ का दिया हुआ है, हम इसे कैसे? राजू, मैं समझती हूँ, लेकिन सोचो, तुम्हारी माँ की दवाई, अच्छा घर, अच्छी जिंदगी, ये सब तुम दे पाओगे उन्हें? राजू उस रात घर पहुंचकर अपनी माँ से फिर बात करता है। माँ, आज फिर वो मैडम आई थी, वो हमें हर महीने 15,000 रुपए देने को तैयार है, बस हमें अपना नुस्खा उन्हें बताना होगा। बेटा देखो, सब कुछ पैसा ही नहीं होता। तुम्हारे पिताजी ने मरते वक्त ये नुस्खा हमें दिया था, कहा था इसे संभाल कर रखना। लेकिन माँ, गोपाल भी अब हमसे पैसे मांग रहा है, नहीं तो ठेला हटाने की धमकी दे रहा है। ऐसा करो, उस मैडम से कहो कि वो तुम्हें अपने कैफे में नौकरी दे दें। तुम वहीं जाकर मैंगो शेक बनाओगे, लेकिन नुस्खा अपने पास ही रखोगे। हाँ। अगले दिन राजू सारिका से मिलता है और अपनी माँ की बात बताता है। ये तो और अच्छा है राजू, तुम हमारे कैफे में आकर मैंगो शेक बनाओगे और हम तुम्हें हर महीने 25,000 रुपए देंगे। सच में मैडम? लेकिन गोपाल? तभी वहाँ एक आलीशान कार रुकती है और उससे रवि बाहर निकलता है।
सारिका, तुम यहाँ? हाँ रवि, मिलो, ये राजू है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी। तो तुम हो वो मैंगो शेक वाले? सारिका ने बहुत तारीफ की है तुम्हारे मैंगो शेक की। जी हम ही हैं। और ये गोपाल कौन है? वो इस इलाके का भूमिहार है, हमसे पैसे मांग रहा है। चिंता मत करो, उसको मैं देख लूंगा। मैं इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ और सारिका मेरी बहन है। अगले दिन जब गोपाल अपने गुंडों के साथ राजू के ठेले पर आता है, वहाँ रवि पहले से ही मौजूद होता है। अरे रवि साहब, आप यहाँ? हाँ गोपाल, अब से राजू मेरी बहन के कैफे में काम करेगा और तुम्हारी इस इलाके की दादागिरी अब बंद होगी, समझे? जी साहब, हम तो बस बस कुछ नहीं। चलो चलो यहाँ से। गोपाल अपने गुंडों के साथ वहाँ से चला जाता है। सारिका राजू को अपने कैफे ले जाती है। राजू, ये रहा तुम्हारा नया वर्क स्टेशन। अब से तुम यहीं अपना स्पेशल मैंगो शेक बनाओगे। वाह मैडम, ये तो बहुत सुंदर है, और इतने सारे फ्रूट। हाँ राजू, और लोग तुम्हारे मैंगो शेक को पीने के लिए ना लाइन लगाएंगे। तुम खुद एक ब्रांड बन जाओगे, राजू का स्पेशल मैंगो शेक। समय बीतता है और राजू का मैंगो शेक शहर भर में मशहूर हो जाता है। उसकी माँ की दवाई नियमित रूप से चलती है और वो अच्छे मकान में रहने लगता है। एक दिन सारिका राजू से एक प्रस्ताव लेकर आती है। राजू, हमारा कैफे इतना सफल हो गया है कि अब हम पूरे देश में फ्रेंचाइजी खोलने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ बिजनेस पार्टनर बनो। पार्टनर? लेकिन मैडम, हम तो बस एक गरीब। राजू, अब तुम गरीब नहीं हो। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी माँ का नुस्खा दोनों ने मिलकर ये सफलता दिलाई है। तो हम चाहते हैं कि तुम 10% शेयर के साथ हमारे पार्टनर बनो। राजू अपनी माँ से सलाह लेता है, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। बेटा, ये तुम्हारे पिताजी का आशीर्वाद है। उनका नुस्खा आज तुम्हें इतनी ऊंचाई तक ले गया है। जाओ, आगे बढ़ो। राजू सारिका और रवि के साथ बिजनेस पार्टनर बन जाता है। आज राजू का स्पेशल मैंगो शेक पूरे देश में जाना जाता है। वो गरीब मैंगो शेक वाला जो कभी दिन भर में 300-400 रुपए कमाता था, आज करोड़ों का मालिक है। मेरी कहानी से यही सबक है दोस्तों, कि अपने हुनर पर विश्वास रखो और मेहनत करते रहो। सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। और हाँ, कभी भी अपने परिवार की विरासत को मत भूलो, क्योंकि वही तुम्हारी असली पूंजी है। और इस तरह एक गरीब मैंगो शेक वाले की कहानी पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गई। आज राजू अपनी माँ के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है और हजारों लोगों को रोजगार दे रहा है। उसका मानना है कि सच्चाई और मेहनत से कोई भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। आंसुओं की कहानी तब शुरू होती है जब एक 10 साल का बच्चा अपने माँ बाप को आखिरी बार देखता है। अर्जुन का गांव बाढ़ में डूब गया था। उसके माँ बाप मलबे में दब गए। वो अकेला रह गया था, बिल्कुल अकेला। 2 साल पहले। माँ, पापा, कहाँ हैं आप? मुझे अकेला मत छोड़िए पापा। राहत कैंप से भागकर वो ट्रेन पर चढ़ गया। कहाँ जा रहा है पता नहीं था, बस भाग रहा था अपने दुख से, अपने अकेलेपन से। ट्रेन उसे शहर ले आई। यहाँ वो सिर्फ एक भूखा डरा हुआ बच्चा था। और आज की तारीख में सुबह का समय है। छोटू, ओ छोटू, 2 चाय और बना, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। जी मालिक, बस अभी आया। 2 साल हो गए थे धीरज चौधरी के ढाबे पर काम करते हुए। पहले दिन जब भूख से बेहाल छोटू यहाँ पहुंचा था तो मालिक ने सिर्फ इसलिए रख लिया था कि मजदूरी कम देनी पड़ती थी। छोटू के हाथ रोज जलते थे तवे से, आंखें रोज नम होती थी धुएं से, लेकिन पेट की आग से बड़ी कोई आग नहीं होती है। ढाबे की छत पर छोटू अकेला बैठा था। माँ, अगर आप होती तो मुझे भी स्कूल भेजती ना। पापा हमेशा कहते थे, पढ़ाई ही इंसान को बनाती है इंसान। हर रात यही सवाल उसे सताता था। दिन में बर्तन मांजते समय जब वो स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म में देखता तो उसका दिल छलक जाता। बबली ढाबे पर आती है। छोटू भैया, ये मेरी पुरानी किताब रख लो। मैंने माँ से कहा था कि तुम भी पढ़ना चाहते हो। सच में? मैं भी पढ़ सकता हूँ? हाँ, पढ़ाई सबका हक है। तुम भी जा सकते हो स्कूल। उस रात छोटू ने किताब खोली। आ आ ई ई
ये अक्षर उसे अपने पापा की आवाज में सुनाई दे रहे थे। आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। अगली सुबह वो ढाबे में मालिक से बातचीत करता है। मालिक साहब, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। अरे पागल हो गया है क्या? यहां से गया तो खाना कौन देगा? सड़क पर भीख मांगेगा? तो भूखा रह लूंगा मालिक, लेकिन अपने माँ बाप का सपना पूरा करूंगा। वो चाहते थे कि मैं पढूं, कुछ बनूं। मालिक के दिल में कहीं दया जगी। उसने देखा था कि ये बच्चा कितना मेहनती है, शायद उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। छोटू मास्टर जी के ऑफिस जाता है। मास्टर जी, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मेरे पास कोई कागज नहीं है और माँ बाप भी नहीं है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन, लेकिन सब मुझे छोटू कहते हैं। आज से तुम अर्जुन हो। तुम्हारा असली नाम, तुम्हारी असली पहचान। बैठ जा बेटा। उस दिन अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे प्यार से देख रहा है। मास्टर जी की आंखों में वो स्नेह था जो उसने अपने पिता की आंखों में देखा था। कुछ महीने बाद कविता प्रतियोगिता होने वाली थी। अर्जुन, इस बार तुम कविता प्रतियोगिता में भाग लो। मास्टर जी, मैं तो ढाबे का लड़का हूँ, लोग हंसेंगे। बेटा, हुनर की कोई जाति नहीं होती। तुम्हारे अंदर जो दर्द है वो सबसे बड़ी कविता है। और अब अर्जुन मंच पे है। मैं था छोटू, ढाबे वाला, माँ बाप का प्यारा बच्चा था। बाढ़ ने सब कुछ छीन लिया, अकेला बेसहारा कर दिया। तवे की आग, धुएं की सजा, हाथों में छाले, आंखों में आंसू। फिर एक किताब ने दिया सहारा, सपना जगा दिया हमारा। अब मैं अर्जुन हूँ, छोटू नहीं। पढ़ूंगा, लिखूंगा, झुकूंगा नहीं। माँ बाप की आत्मा को दूंगा चैन, बनूंगा इंसान, रहूंगा ना मैं कभी गुमनाम। पूरा हॉल सन्नाटे में था। कई लोगों की आंखें भीग गई थी। अर्जुन जीत गया था, ना सिर्फ प्रतियोगिता बल्कि सबका दिल भी। अर्जुन, आज तुमने हम सब का नाम रोशन किया है। मालिक साहब, आपने मुझे मौका दिया, वरना मैं आज भी सिर्फ छोटू होता। उस दिन के बाद से ढाबे का माहौल बदल गया। मालिक ने अर्जुन की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने का फैसला किया। 5 साल बाद अर्जुन अब कॉलेज पहुंच चुका है। आज अर्जुन बीएड कर रहा है। शाम को वो उसी इलाके में एक छोटा सा स्कूल चलाता है, उम्मीद शिक्षा केंद्र। यहाँ वो उन बच्चों को पढ़ाता है जो कभी उसकी तरह थे। और अर्जुन छात्रों को पढ़ाते हुए कहता है, बच्चों, किताब सिर्फ कागज नहीं होती, ये उम्मीद होती है, सपना होती है। जैसे एक दिन एक छोटी सी किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। सर, आप भी हमारी तरह गरीब थे क्या? हाँ बेटा, लेकिन गरीबी सिर्फ पैसों की होती है, सपनों की नहीं। और सपने ही हमें अमीर बनाते हैं। आज अर्जुन 200 से ज्यादा बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहा है। उसका वो पुराना ढाबा अब अर्जुन शिक्षा संस्थान बन गया है। मालिक धीरज चौधरी अब वहाँ के ट्रस्टी हैं। अर्जुन इमोशनल होकर अपने माँ पापा की तस्वीर के सामने खड़ा होकर कहता है, माँ पापा, आपका बेटा अब छोटू नहीं रहा। आज वो अर्जुन है जो दूसरों को उम्मीद बांटता है। मैंने आप दोनों का सपना पूरा किया। कभी कभी ये जिंदगी हमसे सब कुछ छीन लेती है, लेकिन एक छोटी सी किताब, एक शिक्षक का प्यार और अपने सपनों पर अटूट विश्वास, ये तीनों मिलकर ना चमत्कार कर देते हैं। छोटू से अर्जुन बनने तक की ये यात्रा सिखाती है कि हालात कितने भी बुरे हों, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अजीत नाम का एक गरीब आदमी सड़क के किनारे एक टूटा फूटा ढाबा चलाता था। ढाबे की छत टपकती थी, बेंचें टूटी हुई और गैस सिलेंडर कभी भी खाली हो जाता। लेकिन अजीत का दिल बहुत बड़ा था। भाई साहब, अगर जेब में पैसे कम है तो चिंता मत करना, पेट भर जाना चाहिए। पैसा बाद में दे देना। हर दिन वो गरीब मजदूरों, बच्चों और यात्रियों को अपने ढाबे पर मुफ्त या उधार पर खाना खिलाता था। लोग उसे पागल कहते थे। अरे, अजीत का ढाबा नहीं, दानशाला है, इससे बिजनेस थोड़ी चलेगा। लेकिन अजीत सिर्फ एक ढाबा नहीं चला रहा था, वो उम्मीद चला रहा था। एक युवा अनजान लड़की अचानक ढाबे पर आती है, पसीने से लथपथ। भैया, कुछ खाने को मिलेगा क्या? पैसे नहीं है, लेकिन बहुत भूख लगी है। बिल्कुल मिलेगा बहन, तू बैठ। पैसे का क्या है, वो तुम कभी भी आके उधार दे जाना। चारू ने बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके पास खाने रहने तक की जगह नहीं है। ये सुन अजीत ने उसे खाना दिया और यहीं से एक नया मोड़ कहानी में आया। चारू ढाबे पर रहना शुरू कर देती है, खाना बनाती है,
सफाई करती है और ग्राहक सेवा में दिल से लग जाती है। धीरे धीरे ढाबे की पहचान बनने लगती है। भाई साहब, इस ढाबे का राजमा चावल तो लाजवाब है। हाँ, इस लड़की के हाथ में तो स्वाद है। 1 महीने में ढाबा चलने लगता है, ग्राहक बढ़ने लगते हैं। अजीत और चारू की जोड़ी काम में जान डाल देती है। लेकिन बदलते वक्त और हालात के साथ ही साथ कुछ बदला तो वो थी किसी की नीयत। अजीत की नीयत में अब खोट आने लगा था। फिर कहानी ने लिया एक नया मोड़। भैया, अब 1 महीना हो गया है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे मेरी तनख्वाह दे दो। क्या तनख्वाह? खाना, रहने की जगह और काम, इतना सब मिल रहा है, अब पैसे भी चाहिए? भैया, हमने दिल से काम किया है, दिन रात एक कर दिए हैं, मेहनत का हक तो बनता है ना। तू बस एक लड़की है जिसे हमने सड़क से उठाया है। तुझे मैंने रहने को छत और खाने को 2 वक्त का खाना दिया और तू मुझसे पैसे मांग रही है। पहले उन सब का हिसाब कर, फिर आगे की बात करना। अब तो निकल यहां से। चारू सन्न रह जाती है। जिस इंसान ने उसे सहारा दिया वही अब उसे ठुकरा रहा था। वो चुपचाप ढाबा छोड़ देती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, कहाँ जाए। उसके दिलो दिमाग ने मानो काम करना बंद कर दिया हो। चारू अब टूट चुकी थी, लेकिन हार नहीं मानी। उसने नजदीकी एक पुराना गोडाउन किराए पर लिया, खुद झाड़ू पोछा किया, पुराना तवा खरीदा और एक बैनर लगाया। मैं फिर से शुरू करूंगी, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। हाँ, मैं फिर से शुरू करूंगी। शुरू में ग्राहक कम आए, लेकिन उसके हाथों का स्वाद और मेहनत ने जादू कर दिया। क्या बात है बहन, तुम तो होटल वालों को भी पीछे छोड़ रही हो। धीरे धीरे उसका ढाबा मशहूर होने लगा। एक यूट्यूबर ने जब उस पर वीडियो बनाया तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब मानो तो चारू सोशल मीडिया स्टार बन गई थी। दूर दूर से लोग उसके खाने का स्वाद चखने आते और बिना तारीफ किए नहीं जाते। अजीत का ढाबा अब सूना था, कोई ग्राहक नहीं। अजीत अपने ढाबे पर बैठकर मक्खी मार रहा था। उसे चारू की बहुत याद आ रही थी। दिल में कहीं ना कहीं अपने किए की उदासी भी थी। वो एक दिन चारू के पास आता है। चारू, माफ कर दे बहन, उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तूने जो किया वो किसी ने नहीं किया। भैया, आपसे नफरत तो नहीं है, लेकिन अब मैं किसी की रहमो करम पर जीना नहीं चाहती। मैं अपने दम पर अपने आप को बनाना चाहती हूँ। मैंने तुझे गलत समझा, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? भैया, मैं अपने रास्ते पर चलना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं भूल सकती। अजीत नम आंखों के साथ वहां से उसको अलविदा कहकर अपने रास्ते निकल जाता है और चारू फिर से काम में जुट जाती है। अब चारू की जिंदगी लेती है एक हसीन मोड़। उसके ढाबे पर एक दिन उससे कोई मिलने आता है जिसका नाम रोहन होता है। चारू की आंखों में चमक थी, मानो वो उसे पहले से जानती हो, क्योंकि वो उसके ढाबे का रेगुलर कस्टमर था जिससे चारू की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। मैं हर दिन छुपकर तुम्हारे ढाबे पर आता हूँ, सिर्फ तुम्हारा खाना खाने और तुम्हें देखने। तुम्हें जो ताकत है वही असली खूबसूरती है। क्या मतलब? मैं एक रेस्टोरेंट चेन का मालिक हूँ, लेकिन तुमसे मिलकर समझ आया असली स्वाद मेहनत में है। क्या तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगी, या शायद शादी भी? आपको तो ढाबे का खाना और ढाबे वाली लड़की दोनों चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही समझी। चारू और रोहन की शादी हो जाती है। शादी के बाद रोहन चारू के लिए एक खास ढाबा बनवाता है जिसमें किचन में एसी होता है, स्टील की फिनिशिंग, कैमरे, हाइजीन और साथ में उसके ढाबे का नया नाम, ढाबा बाय चारू। ये सब मेरे लिए, मैं विश्वास नहीं कर सकती। ये तुम्हारी मेहनत का फल है। तुमने जो किया वो किसी ने नहीं किया। चारू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो भगवान जी का शुक्रिया कैसे अदा करे। उसके मन में यही चल रहा था कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं होती। अगर इरादे मजबूत हों तो एक सड़क के किनारे वाला ढाबा एक ब्रांड बन सकता है, जो कि चारू की मेहनत और ईमानदारी ने साबित कर दिया।